हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6.16 से स्टार्ट करेंगे। टू आइडेंटिकल बॉल बेरिंग्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल आर हीट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बेरिंग of the same mass moving initially with a speed v. If the collision is elastic, which of the following is possible result after collision? देखिए ये चीज़ है कि फर्स्ट कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये दोनों जो है वो रेस्ट पर है और फर्स्ट वाला जो है वो इसके साथ कोलाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों की वेलोसिटी हमें पता है और सबके मास इक्वल है। सपोज लेट देयर मासेस आर m, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन ये है हमारे पास कि आफ्टर कोलिजन कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी, 1, 2 या फिर 3। यहाँ पर जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करके दे रखी है। तो एक चीज़ तो सोच ही सकते हैं यहाँ पर कि कोलिजन कोई भी हो, लीनियर मोमेंटम का तो ऑलवेज कंजर्वेशन होगा, लेकिन सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का अगर हमें दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो आप समझ सकते हो कि अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हुई तो आप बोल सकते हो इस कंडीशन में कि जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है और उसकी वजह से ये कोलिजन इलास्टिक होगा। और वो यहाँ से तीनों केस में से कौन सी वाली पॉसिबल होगी वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1/2 mv², तो इसका मास m है और फर्स्ट की और उसकी वेलोसिटी है v² और ये दोनों तो रेस्ट पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो इनिशियल ये वाली कंडीशन है। अब तीनों कंडीशन 1 में हम काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी जो है वो अभी हम चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट वाला है वो तो रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। सेकेंड और थर्ड दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो उसका टोटल मास हो गया 2m, m + m दैट विल बी 2m और वेलोसिटी दोनों की कॉमन है दैट इज़ v/2। तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 and 2 विल बी कैंसल आउट और आपका आंसर कुछ ऐसा बन गया 1/4 mv²। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं और उसमें भी ऐसे ही हम एनर्जी जो होती है उसको फाइंड करते हैं। दैट इज इक्वेशन तो वही है 1/2 mv², मास लेना है और वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों रेस्ट पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही हुई। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगी 1/2 mv²। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस में आप टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो 1/2 मास देख सकते हो m + m + m दैट विल बी 3m और जो वेलोसिटी उसकी है तीनों की कॉमन दैट इज़ v/3। तो v/3 होल स्क्वायर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/6 mv²। अब आप चेक करो तीनों ही इक्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 1/2 mv² और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में है 1/4 mv², सेकेंड केस में 1/2 mv² है और थर्ड केस में 1/6 mv² है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी, ये सेकेंड वाली। ये आफ्टर कोलिजन वो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए सिंपल चीज़ यही थी कि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम ही होनी चाहिए तो ही वो कोलिजन इलास्टिक होगा, जो इसी कंडीशन में हमें मिल रहा है। इसलिए आप अपना जो आंसर है उसमें वो चीज़ क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ केस 2 ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इज 6.17। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द बॉब ए ऑफ अ पेंडुलम रिलीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री। यहाँ पर कुछ हमें ऐसी जो है डायग्राम दे रखी है, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दे रखा है। ये वाला बॉब है दैट इज m जिसका मास है m और ऐसी सरफेस दे रखी है और यहाँ पर भी है कुछ मास m। क्वेश्चन है द बॉब ए ऑफ पेंडुलम रिलीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on a table as shown in figure. How high does the bob A rise after the collision? Neglect the size of the bobs and assume the collision is to be elastic. आपको इलास्टिक कोलिजन के अलग अलग केसेस मैंने बताए थे, है ना। एक केस ऐसा था कि अगर दो इक्वल मासेस हैं और उनका
कोलिजन हो रहा है, तो आपने देखा था एक रेस्ट पर था v2 जिसका वेलोसिटी था वो रेस्ट पर था और एक v1 वेलोसिटी से मोशन में था। तो आफ्टर कोलिजन आपने देखा था कि फर्स्ट वाला रेस्ट पर आ जाता है और सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट की वेलोसिटी जो थी दैट इज v1 उससे वो जो है मोशन में आता है। तो यहाँ पर ही सेम ही चीज़ है, वही केस आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला जो है उसका वेलोसिटी सपोज मैंने v1 ले लिया और इसकी वेलोसिटी ले ली v2 दैट इज 0। तो आपको पता है फर्स्ट केस के हिसाब से इलास्टिक कोलिजन का हमने जो फर्स्ट केस लिया था, स्पेशल केसेस जो हमने पढ़े थे, तो उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि अगर दो इक्वल मासेस है और उनका कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। आप बोल सकते हो इसमें इंटरचेंज हो जाना मतलब कि ये सेकंड वाला रेस्ट पर था और फर्स्ट वाला जितनी वेलोसिटी से वो मोशन में था उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब सेकंड वाला इसकी जितनी वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी से वो मोशन में आएगा और फर्स्ट वाला रेस्ट पर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि बॉब ए है वो कितनी हाइट तक जाएगा, तो आप बोल सकते हो बॉब ए वो रेस्ट पर आ जाएगा, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं। मतलब कि जब भी आपको दे रखा है कि इक्वल मासेस है और इलास्टिक कोलिजन है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों के एक अगर रेस्ट पर है और दूसरा v वेलोसिटी से मोशन में है, तो आप बोल सकते हो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब फर्स्ट वाला रेस्ट पर आ जाएगा तो सेकंड वाला v वेलोसिटी से मोशन में आएगा। तो सेम केस है यहाँ पर भी, तो इसलिए आप ये चीज़ यहाँ पर बोल सकते हो। नेक्स्ट 6.18 The bob of a pendulum is released from a horizontal position. If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point, given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance? देखिए यहाँ पर एक पेंडुलम है और उसकी हमें लेंथ दे रखी है दैट इज़ 1.5 मीटर। फिर हमें पूछा गया है यहाँ पर कि वो जब वो पेंडुलम जो है उसका जो बॉब है वो बॉब, सपोज आप ऐसे सोचो कि ये जो बॉब है वो यहाँ से इस तरफ आया, ठीक है, जब वो अपनी ये लोएस्ट पोजीशन पर होगा, इस पर यहाँ पर आएगा, तब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब वो लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तब उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड चीज़ yes, given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance। देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर सोच सकते हैं कि अभी हमारा जो बॉब है वो कुछ यहाँ से h हाइट पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसको आपने पकड़ के रखा है सपोज, ठीक है, मैंने यस हॉरिजॉन्टली बोला गया, इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ से उसको ऐसे स्ट्रेट पकड़ के आपने रखा है ऐसे, ठीक है, फिर उसको आप छोड़ रहे हो तो वो इतनी हाइट पर है, ओके। अब उसको आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो v वेलोसिटी से मोशन में आएगा। तो जब वो यहाँ पर है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसकी हाइट 0 हो गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, जब वो बॉब यहाँ पर था तब उसके पास कौन सी एनर्जी थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पकड़ के रखा था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, ठीक है। जब वो बॉब यहाँ पर पहुँच रहा है तो तब कौन सी कंडीशन हो गई, उसकी हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेकिन सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी बोल सकते हो कि मैकेनिकल कंजर्वेशन लॉ, मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी जो थी वो सिर्फ कौन सी थी, दैट वाज ओनली जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आप बोल सकते हो mgh थी, और फाइनल एनर्जी दैट इज 1/2 mv², ठीक है। ऐसा हमारा क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन है वो आप सोचो कि यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि 5%, यहाँ पर जब था तब उसके पास इतनी एनर्जी थी, लेकिन उसकी 5% एनर्जी जब वो यहाँ पर पहुँच रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से कम हो गई। तो आप सोच सकते हो कि जब वो यहाँ पर आ रहा है तो उसकी मतलब ये हुआ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, लेकिन उसकी 100% पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकी। उसका रीज़न ये है कि 5% एनर्जी कहाँ चली गई, तो जो एयर रेजिस्टेंस हुआ उसकी वजह से 5% एनर्जी चली गई है। इसका मतलब आप बोल सकते हो
उसकी सिर्फ 95% जो इनिशियल एनर्जी थी वो ही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से एक बार बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, जब बॉब यहाँ था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर वो जब यहाँ पहुँचा तब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, आप बोल सकते हो। लेकिन तो अगर पूरी कन्वर्ट हुई होती तो mgh इक्वल्स हम 1/2 mv² लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5% एनर्जी कहाँ चली गई, एयर रेजिस्टेंस की वजह से चली गई, तो बाकी बच गई 95%, इसीलिए मैंने यहाँ पर 95% लिखा है। अब तो सिंपल है, m और m विल बी कैंसिल आउट, 95% मतलब 95/100 मतलब 0.95, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8, और कितनी हाइट पर था, दैट इज 1.5। ये 2 भी आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो आपको v² उसकी वेलोसिटी मिल सकती है। जो आपका आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, दैट विल गिव यू वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला पूरा जो टर्म है तो यहाँ से v² हमने ये जो है वो हम चेक कर सकते हैं। योर आंसर विल बी 5.285, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 5.3। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा। तो आप सिंपल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ समझनी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, लेकिन 100% नहीं हो सकी। ओके, इसलिए 5% लॉस हुआ तो हमने 95% ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6.19। A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 km per hour on a frictionless track. After a while, sand starts leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हो, सपोज ये ट्रॉली है, ठीक है, और वो 27 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो जा रही है। सरफेस कैसी है यहाँ पर, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, और यहाँ पर जो सैंड बैग रखी है उसमें से सैंड बाहर निकल रही है, ऐसा हमें बोला गया। तो आप वो यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये जो पूरी जो हमारी सिस्टम हो गई, सिस्टम मतलब ये ट्रॉली और साथ में सैंड बैग, तो ये जो पूरी सिस्टम है उसको आप बोल सकते हो दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रही। तो न्यूटन का हमें फर्स्ट लॉ पता है, क्या है कि अगर किसी चीज़ पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और वो अगर वो मोशन में है तो वो अपनी सेम स्पीड से मोशन में रहेगी। ठीक, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो अपने वही मोशन अपना कंटिन्यू करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो ट्रॉली और सैंड बैग का जो पूरा सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, और वो सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसीलिए ये पूरा जो है वो अपनी जो स्पीड थी दैट इज 27 किलोमीटर पर आवर, उससे ही वो यहाँ पर मोशन में रहेगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6.20। A body of mass 0.5 kg travels in straight line with velocity v equals, ऐसे में वेलोसिटी दे रखे a into x to the power 3/2, where a equals 5। यहाँ पर a की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो हमें वेलोसिटी दे रखी है। Question is, what is the work done by the net force during the displacement from x equals 0 to x equal to 2 meter? आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर 0 से 2 तक जो कितना उसका वर्क हुआ है वो हमें चेक करना है। तो आप जो है हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है तो उसका आप यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट की जो है वो इक्वेशन भी बना सकते हो, इसका इंटीग्रेशन निकाल के, और उस पर से भी आप वर्क जो है वो फाइंड कर सकते हो। लेकिन और भी हमारे पास एक मेथड है दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज़ W इक्वल्स डेल्टा K। डेल्टा K दैट इज K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल दैट इज 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर। ये इसकी फॉर्मूला हो गई। हमें यहाँ पर v फाइनल और v इनिशियल चेक करना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स 5 × x टू द पावर 3/2। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि x इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक हमें लिमिट लेनी है, दैट इज x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल टू 2।
तो फॉर x इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज विल बी इनिशियल वेलोसिटी। तो वी आई इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पर आप 0 लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। एंड फॉर x इक्वल्स टू 2 आप लिख सकते हो वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी 5 इंटू एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर 2 लेनी है। तो आपको 2 की कितनी पावर है, 3/2, तो वो आप कैसे काउंट करोगे, पहले 2 की पावर 3 करोगे आप, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया, फिर उसकी क्या करनी है, स्क्वायर रूट लेनी है। और 8 की स्क्वायर रूट क्या होगी, 8 मतलब 4 इंटू 2, तो उसकी स्क्वायर रूट होगी 2√2, ठीक है। तो 5 इंटू 2√2 मतलब आपका आंसर आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। या फिर √2 की वैल्यू आप 1.41 लिखोगे तो योर आंसर विल बी 14.1 भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दैट इज 14.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब फ्रॉम इन इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हो, W इक्वल्स 1/2 m, m जो है वो मास हमें दे रखा है ऑलरेडी, यस दैट इज 0.5, तो मैं यहाँ पर m की वैल्यू लिख रही हूँ दैट इज 0.5 और 1/2 m कॉमन है तो हम कॉमन लिख सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। v फाइनल स्क्वायर मतलब इसका मुझे स्क्वायर लिखना है, 10√2 का आप स्क्वायर लिखोगे, ये भी आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी और 0, तो लास्ट टर्म तो हमारी 0 ही हो गई। अब तो सिंपल कैलकुलेशन, ये 1/2 इंटू 0.5, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो एंड 2 and 2 विल बी कैंसल आउट, तो आपका जो आंसर हो गया दैट विल बी 50 जूल, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप उसको डिराइव कर सकते हो। तो आज यहाँ तक ही करवाया है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6.21 से हम फिर स्टार्ट करेंगे।